यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस की और मैं आपका अपना माई सर आपके सामने कॉन्सेप्चुअल तरीके से और थोड़ा बहुत उसके अंदर फैक्चुअल चीज़ें भी ऐड करते हुए जनरल साइंस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही इजी वे के अंदर हम जनरल साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि जनरल साइंस एक्चुअली होती क्या है। तो हम ये कहते हैं कि लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर जनरल साइंस के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी के अंदर थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं तो किसी के अंदर थोड़े कम पूछे जाते हैं, पर लगभग हर एग्जाम के अंदर ये पूछे जरूर जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है वह दो तरीके से होता है, क्योंकि दो प्रकार की एग्जाम होती है। एक तो वो एग्जाम होती है जिसको नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे फेस करते हैं और एक वो एग्जाम होती है जिसको साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे फेस करते हैं। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जिनके पास साइंस नहीं थी, आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट से थे, तो उनके जो जनरल साइंस है वो थोड़ी नॉर्मली लेवल कम होता है। और अगर साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों की बात करें जिनके 11th-12th के अंदर साइंस सब्जेक्ट रह चुका है या जिन्होंने मैथ्स या बायोलॉजी से जो पास आउट है 12th, उनकी अगर हम बात करें तो उनके जो जनरल साइंस है वो थोड़ी स्टैंडर्ड वाली है, उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। इतना ज्यादा भी नहीं होता, नॉर्मली लगभग बराबर सा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको हर एक टॉपिक को एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब हम आपको अवेलेबल करवाएंगे और बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से जनरल साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज कि जनरल साइंस है क्या, तो हम कहेंगे कि जनरल साइंस विज्ञान ही है, या हम कहें कि विज्ञान की तीन शाखाएं होती है जिसको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कहते हैं। तीनों की जो जनरल बातें हैं जो अपने डेली लाइफ के अंदर या अपने दैनिक जीवन के अंदर यूज होती हैं, उन सब बातों को ही हम क्या कहते हैं, सामान्य विज्ञान कहते हैं। या विज्ञान की वे चीजें जो अपने दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं या उपयोग में लाई जाती हैं, उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, सामान्य विज्ञान कहलाता है। तो इसका यह पता चल गया कि तीनों सब्जेक्ट का हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, फिजिक्स की भी करेंगे, केमिस्ट्री की भी करेंगे, बायोलॉजी की भी करेंगे। अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों की बात करें तो फिजिक्स थोड़ी कम आती है उनके, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ी ज्यादा आती है। लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों की बात करें तो वहां पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ी ज्यादा आती है, या रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान थोड़ा कम आता है और फिजिक्स थोड़ी ज्यादा आती है। तो उन सब की अपन यहाँ पर बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर केमिस्ट्री से। और आज का जो अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड यूनिट फर्स्ट मैटर के हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रसायन विज्ञान का परिचय क्या है, रसायन विज्ञान एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो वहां से भी आपके एक दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले चीज है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और उसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या चीज है। केमिस्ट्री को हिंदी के अंदर सबको पता ही है कि इसको रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखो, एक तो जो इसका हिंदी वर्ड है उससे ही पता चल रहा है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी भी रसायन का यानी कि रासायनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता हो, उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक विज्ञान कहेंगे या रसायन विज्ञान कहेंगे। केमिस्ट्री का मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस, यानी कि विच ब्रांच ऑफ साइंस द स्टडी ऑफ मैटर इन विच इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इसके इंट्रोडक्शन से। तो पहले हम बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री शब्द है या जो केमिस्ट्री वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है। तो हम कहेंगे केमिस्ट्री वर्ड है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। पहली इसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि जो केमिस्ट्री वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं और याद करने की भी कोशिश मत करना इसको, क्योंकि अपने आप याद हो जाएगी। क्योंकि साइंस के जितने भी वर्ड्स हैं उनमें 90% जो वर्ड्स हैं वो लैटिन से लिए गए हैं। इसी वजह से साइंस को लैटिन भाषा भी माना जाता है कि साइंस की जो अपनी भाषा वो कौन सी है, लैटिन भाषा। ये क्वेश्चन भी एक बार रेलवे के अंदर पूछा गया है कि विज्ञान की कौन सी भाषा है, तो आप कहोगे विज्ञान की लैटिन भाषा। जितने भी आपके साइंटिफिक नेम है, जितने भी आपके वैज्ञानिक नाम हैं, वो सब लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। दूसरी बात कि लैटिन भाषा तो बहुत बड़ी है, तो लैटिन भाषा के किस शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, तो हम कहेंगे लैटिन भाषा का एक वर्ड है कीमिया। इस कीमिया से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री जो शब्द है, ये जो केमिस्ट्री वर्ड है
उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री वर्ड, तो आप कहोगे भाई कीमिया। दूसरी चीज कि कीमिया से तो हुआ है, पर कीमिया का मीनिंग क्या है या इसका अर्थ क्या है। पहली चीज, इसके दो अर्थ होते हैं कीमिया के। एक तो होता है इसका अर्थ ब्लैक कलर या काला रंग। दूसरा अर्थ होता है इसका कास्ट टुगेदर। दो अर्थ होते हैं कीमिया शब्द के, और कीमिया से उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री की। तो कीमिया वर्ड है, उसका पहला मीनिंग है काला रंग, क्योंकि जितने भी ज्यादातर केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनकी नेचर थोड़ी काले रंग की प्रवृत्ति होती है। और दूसरा है कास्ट टुगेदर। कास्ट टुगेदर का मतलब है कि छोटी छोटी कास्ट है या जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो आपस में मिलकर के एक बड़े पार्टिकल का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से कीमिया से क्या बना है, केमिस्ट्री। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो पहली तो ये है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि विच इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पिता। रसायन विज्ञान के पिता किस वैज्ञानिक को कहेंगे। ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर और एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि विच इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, या रसायन विज्ञान के पिता कौन है। तो आपको एक नाम याद रखना है, लेवोशियर। लेवोशियर नामक जो वैज्ञानिक थे वो रसायन विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो देखो यहां से आपके कुल मिलाकर के दो तीन क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। एक तो है कि जो केमिस्ट्री जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको होगी कीमिया से। दूसरा कि कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो आपको होगी काला रंग या कास्ट टुगेदर होता है। और दूसरी चीज की फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोशियर को कहेंगे। ये बात क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तो देख लिया, पर केमिस्ट्री के जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी है। तो अगर केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट की हम बात करें, केमिस्ट्री के अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट फर्स्ट वो है आपकी मैटर, और इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्य। तो अपना जो पहला यूनिट है या जो पहला लेशन है वो कौन सा है, मैटर या द्रव्य। क्योंकि हमने कहा कि किसी भी द्रव्य का जो अध्ययन है, चाहे से उसके आंतरिक गुणों के आधार पर हो चाहे उसके बाह्य गुणों के आधार पर हो, यानी कि या तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हो उसकी स्टडी, या फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, किस साइंस के अंदर रखते हैं, तो हम कहेंगे उसको अंदर रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम उस स्टडी को रखते हैं। तो यानी कि जो मैटर है उसी की तो हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो पहली चीज कि जिस चीज की स्टडी करेंगे उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज द मैटर। मैटर क्या चीज है या द्रव्य क्या चीज है, बात समझ में। तो देखो किसी भी एक इंडिविजुअल चीज का जो डेफिनेशन देने के लिए पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना जरूरी होता है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज पता कर सके फिर उसकी डेफिनेशन दे सके। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपसे कि एक अच्छे व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज को अपन को पता होना चाहिए कि एक अच्छे व्यक्ति के गुण क्या होते हैं। तो हम कहेंगे कि एक अच्छा व्यक्ति वो होगा जो साहब बिल्कुल एकदम डैशिंग लुक होगा, ब्यूटीफुल होगा, हॉट होगा, एकदम शानदार होगा। तो अगर वो प्रॉपर्टीज किसी के अंदर है, किसी का नेचुरल बिहेवियर हो, बिल्कुल एकदम गुड बिहेवियर हो, जो बड़ों की इज्जत करता हो, आबोदब से बात करता हो, तो अगर ये प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के अंतर्गत है हम उसको क्या कहेंगे, गुडमैन कहेंगे, और जिसके अंदर नहीं है उसको हम बैडमैन कहेंगे। तो यानी कि एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी चीज को कैटेगराइज करने के लिए या उसको परिभाषित करने के लिए। तो हम उसी की बात करते हैं कि मैटर हमने देखा तो सही कि मैटर का अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, पर एक्चुअली मैटर है क्या उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि मैटर के अंदर कितने गुण होने चाहिए, तो हम कहेंगे मैटर के अंदर टोटल 3 गुण होने चाहिए। पहली चीज मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बेसिक तौर पर 3 प्रॉपर्टीज तो होनी ही चाहिए। अब ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु के अंदर अगर वो 3 चीज उपस्थित है या 3 गुण उपस्थित हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, मैटर या द्रव्य कह देंगे। अगर उन गुणों की बात करें तो जो पहला गुण है उसको कहते हैं द्रव्यमान, यानी कि कोई भी चीज हो उसका अगर अपना द्रव्यमान है तो हम उसको किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, द्रव्य की कैटेगरी या मैटर की कैटेगरी में रख सकते हैं।
जो दूसरी चीज है वो है इसका आयतन, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। इसका मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम भी है तो उसको भी हम किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, मैटर की कैटेगरी में। और तीसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं जड़त्व या इनर्शिया। बात समझ में? तो कुल मिलाकर के अपने पास मैटर की तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक है द्रव्यमान, एक है आयतन और एक है जड़त्व। इन तीनों चीजों के आधार पर हम इसको डेफिनेशन दे सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो पहली अगर इसकी परिभाषा अगर हम बोलना चाहे या सीखना चाहे तो हम क्या, या किसी को बताना चाहिए तो क्या बताएंगे? कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द मैटर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, तो हम क्या कहेंगे कि ब्रह्मांड की हर एक वह वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और जड़त्व होता है, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे, या फिर उस वस्तु को हम मैटर कहेंगे। बात समझ में आई? तो यानी कि तीन प्रॉपर्टीज किसी भी द्रव्य के अंदर होनी जरूरी है, एक है मास, वॉल्यूम एंड इनर्शिया, या द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व। अब तीनों प्रॉपर्टीज क्या हैं उसकी भी अपन डिटेल से बात करेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, या जड़त्व क्या होता है। बात समझ में? लेकिन सबसे पहले कि द्रव्य के कितने गुण होते हैं? तीन गुण इसके मेन होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है स्टैंडर्ड वाला, और वो स्टैंडर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे इस प्रकार से पुटअप हो सकता है कि निम्नलिखित में से द्रव्य का गुण नहीं है। तो तीन आपको ये ऑप्शन होंगे, एक अलग से होगा, तो जो चौथा ऑप्शन होगा फोर्थ नंबर का वो आपका आंसर होगा। अगर वो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से द्रव्य का गुण है, तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। तो यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपके एनालॉजिकल क्वेश्चन या फिर जो आपके कथन वाला क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि द्रव्य से संबंधित कौन सा गुण सत्य है, तो वो भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो अपने पास दो तीन प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उनका कॉन्सेप्ट एक ही है कि केवल अपन को तीन ही चीज याद रखनी है कि किसी भी द्रव्य की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व। कौन कौन सी होती है? द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व। द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व। अब इनके अलग अलग से स्टडी करेंगे कि द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या है और जड़त्व क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर द्रव्यमान। जो अपनी पहली प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? द्रव्यमान या मास। और इसी के रेस्पेक्ट में या इसी के संबंध में एक और प्रॉपर्टी जिसके साथ साथ हम यहां पर अध्ययन करेंगे, और वो है आपका भार। क्योंकि दोनों के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भार क्या चीज है और द्रव्यमान या मास क्या चीज है। ये अपनी पहली प्रॉपर्टीज है भाई, किसी भी द्रव्य की पहली प्रॉपर्टीज है द्रव्यमान या मास। तो द्रव्यमान के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि भार भी क्या चीज है। अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो दैनिक जीवन में भार और द्रव्यमान दोनों को क्या मान लिया जाता है? समान मान लिया जाता है। बात समझ में? जबकि दोनों समान नहीं है। अगर हम इनको साइंस की दृष्टि से अगर इनकी स्टडी करें या इनको देखें तो दोनों में रात दिन का फर्क है, वो किस प्रकार से है वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज द्रव्यमान से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखना चाहूं तो देखो, पहली चीज है कि द्रव्यमान क्या है, तो हम कहेंगे द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। तो साहब भार क्या है फिर? तो हम भार के लिए भी क्या कहेंगे, या पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह भी एक भौतिक राशि है। पहली चीज क्लियर है सबको? पहली चीज कि द्रव्यमान भी भौतिक राशि है और भार भी भौतिक राशि है। दूसरी चीज हम कहें कि द्रव्यमान है वो तो क्या है? अपरिवर्तन। जो द्रव्यमान है वो क्या है? द्रव्यमान अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल है या अपरिवर्तनशील है। और अगर हम भार की बात करें तो यह परिवर्तनशील है। कैसा है? चेंजेबल है। यानी कि ये तो है परिवर्तनशील और ये है अपरिवर्तनशील। पहला जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि द्रव्यमान तो है क्या? अपरिवर्तनशील, जबकि भार क्या है? परिवर्तनशील। अब इसका मतलब अगर ये अपरिवर्तनशील है, कभी भी नहीं बदलता है। अगर किसी भी व्यक्ति का भार द्रव्यमान
50 किलोग्राम है, तो अगर आप उसको कहीं भी ले जाकर के तोलो, उसका कहीं भी ले जाकर के उसका द्रव्यमान मेजर करो, वो सेम ही होगा। इसका मतलब 50 किलोग्राम ही होगा। अगर आप उसको पहले उत्तर दिशा में माप रहे थे, अब दक्षिण दिशा में मापो तो भी 50 किलोग्राम होगा। पहले आप उसको ऊपर छत में माप रहे थे, अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ले जाकर के मापो तो भी 50 किलोग्राम ही होगा। यानी कि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनशील है। और वह भौतिक राशि जो किसी स्थिति और समय पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम जनरली क्या कह देते हैं? यह एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है या राशि है। पहली चीज, अदिश राशि किसे कहेंगे? जो किसी भी दिशा पर डिपेंड नहीं करती है, जो दिशाहीन होती है और ये दिशा के अनुसार परिवर्तित हो नहीं रहा, तो उसको हम क्या कह देंगे साहब? अदिश राशि। ये क्या होगा? अगर ये परिवर्तन हो रहा है, तो अगर इसको आप अलग अलग दिशा में या अलग अलग स्थिति में मापोगे तो इसका परिवर्तन सुनिश्चित है, यानी कि परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये कैसी है? यह है सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि है। क्लियर है सबको? तो जो थर्ड इसका पॉइंट है वो क्या है कि यह तो अदिश राशि है द्रव्यमान, जबकि भार क्या है? सदिश राशि है। जो फोर्थ पॉइंट है कि द्रव्यमान की जो ऐसा यूनिट है, जो द्रव्यमान की ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? तो हम यहां पर आपको बात करेंगे ऐसा यूनिट की। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, ऐसा यूनिट है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट और एक सिंपल ऐसा यूनिट। स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट या जिनको अपन फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स भी कह देते हैं, या जिनको आधारभूत इकाई भी कह देते हैं, तो वो टोटल आपके 7 है फिजिक्स के अंदर आधारभूत। और उन 7 में से एक आपका द्रव्यमान भी है, एक आयतन भी उसके अंदर है, एक ध्वनि तीव्रता भी है, एक तापमान भी है। तो कुल मिलाकर के अपने पास 7 तो आधारभूत इकाइयां हैं, और फिर इन इकाइयों से मिलकर के जो इकाई बनती है वो भी उसकी इकाई ही होती है किसी भी राशि की। तो अगर हम बात करें कि द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे किलोग्राम है। लेकिन अगर हम भार की ऐसा यूनिट कैलकुलेट करें, भार की ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें, तो देखो भार को जो कैलकुलेशन है या जो भार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, अगर उसकी हम बात करें तो हमें कहेंगे कि जो भार है उसको जनरली हम F बराबर mg फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। F क्या है? तो F के लिए हम कहते हैं कि साहब ये है बल है, तो इसी बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। दूसरी चीज कि जो आपके पास G है ये क्या है? तो हम कहते हैं ये गुरुत्वीय त्वरण है। और M क्या है? तो M के लिए कहते हैं कि साहब ये द्रव्यमान है। क्लियर है? तो देखो, बल है वो तो अपन को भार को डिनोटेट करता है, M क्या है? द्रव्यमान है। तो इसका मतलब द्रव्यमान तो अपरिवर्तनशील है, तो इसका मतलब जो भार परिवर्तित होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? गुरुत्वीय त्वरण के अकॉर्डिंग, या गुरुत्वीय जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार होगा। अब गुरुत्वीय त्वरण है यह हर स्थिति या दिशा के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर G बराबर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये G का मान होता है, ये आपको याद कर रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है या G का मान कितना होता है। तो आपको बताना है 9.8 होता है। और इसी के साथ में एक और फैक्ट याद कर लीजिए कि पलायन वेग कितना होता है, तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग होता है। अगर इस पलायन वेग से अगर किसी भी वस्तु को आप बाहर फेंकोगे तो वह जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार कर जाएगा, और वह जो वस्तु है वापस कभी लौट करके नहीं आएगी। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी की सतह पर जो G की वैल्यू है वो कितनी होती है, तो हम कहेंगे 9.8 होती है। और इस G की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही क्या चेंज हो रहा है? भार चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो देखो, G की वैल्यू के अकॉर्डिंग भार किस प्रकार से चेंज हो रहा है उसकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। तो अगर हम कहें कि F बराबर mg है और इसकी अगर यूनिट हमको निकालनी है तो F बराबर m क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो यहां पर लिखेंगे हम किलोग्राम मल्टीप्लाई G का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और इसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भार का मात्रक क्या है, तो आप कहोगे न्यूटन है, या जो बल है उसका मात्रक क्या है, तो आप कहोगे न्यूटन है। तो ये क्लियर समझ में आया कि किस प्रकार से भार की यूनिटी जब अलग है, यह भार एक परिवर्तनशील है, भार एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, अपरिवर्तनशील है और एक स्केलर वेक्टर है। बात समझ में, स्केलर क्वांटिटीज है। तो ये चीज अगर आपके समझ में आई हो तो हम ये देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से भार में परिवर्तन होता है सिचुएशन और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार से चेंज होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज की जो आपके पास भार है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जी की वैल्यू पर। और इस जी की वैल्यू पृथ्वी की सतह पर कितनी होती है, तो हम कहते हैं जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सेकेंड चीज की एक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक रिलेशन होता है और इस जी के ऊपर, और वो रिलेशन ये है जिसको हम नोट के थ्रू यहां पर आपको दिखा रहे हैं। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। पहली चीज समझ में आया, यानी कि नोट अपना क्या कह रहा है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 गुना होता है। तो अगर इस रिलेशन को अगर हम फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा कि जी ऑफ मून इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ अपॉन 6। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि जनरल साइंस के अंदर बहुत बार पूछा गया है और जनरली पूछा भी जाता है। तो आपके पास जो रिलेशन निकल करके आया है वो क्या है, जी एम, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा का बराबर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बटा 6। अब अगर यहां से हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी की सतह पर इतना है तो बताइए चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ए है तो हमने कहा कि ए का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है। तो न्यूटन से भी अपन को पता लग रहा है कि क्या दिया हुआ है, भार दिया गया है। तो चंद्रमा पर ए का भार क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। या फिर हो सकता है कि वो चंद्रमा पर भार देकर के आपको पृथ्वी पर भार पूछ सकता है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो अपने पास एक फॉर्मूला है जी ऑफ मून इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ अपॉन 6। अब आपको क्या पूछा है, जी ऑफ मून दिया हुआ क्या है, जी ऑफ अर्थ अपॉन 6 करना है। तो 60/6, तो ये जो 10 न्यूटन आया है ये क्या है, उस ए का चंद्रमा पर भार है। बात समझ में आई। भार की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, या बल का मात्रक भी क्या होता है, या बल का ऐसा यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बल का मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है न्यूटन बल का भी मात्रक है, और बल है वो ही किसको रिप्रेजेंट करता है, भार को। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी तराजू पर खड़ा होता है अपने वेट मेजर करने के लिए, तो अगर उसका मान लो 50 किलोग्राम द्रव्यमान है और अगर हम उसके ऊपर बल लगा देते हैं या उसको अपने हथेली से दबाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो वेट बड़ा है, भार द्रव्यमान अभी भी उसका 50 किलोग्राम ही है, तो अपन ने बल लगाने से अगर उसका भार बढ़ रहा है तो हम बल को ही क्या कह सकते हैं, उसको भार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो एफ है, एफ बराबर एम जी, जो एफ था वही किसको डिनोटेट करेगा, भार को। तो यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। और अगर एक और इसको समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से भार के अंदर परिवर्तन होता है, तो देखिए 3 अपन यहां पर केस लेते हैं। लिफ्ट के अंदर आप सबने सफर किया होगा और लिफ्ट 3 प्रकार से मूव करती है। एक तो कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही होती है, एक लिफ्ट जब नीचे की तरफ मूव करती है, और एक अगर लिफ्ट की चलती हुई लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो फ्री फॉल की सिचुएशन में हो जाती है। क्लियर है। तो ये 3 कंडीशन है आपके पास
जो हम भार के अंदर परिवर्तन को समझ सकते हैं। पहला है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब हमको भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हमको भार घटा हुआ महसूस होता है। और जब फ्री फॉल की सिचुएशन होती है तो वहां पर एक स्थिति पैदा हो जाती है जिसको भारहीनता कहते हैं या वेटलेस सिचुएशन। अब तीनों सिचुएशन को हम समझते हैं कि किस प्रकार से भार घट रहा है और किस प्रकार से भार बढ़ रहा है। तो पहली कंडीशन देखिए, जहां पर लिफ्ट ऊपर की ओर मूव करती है। जब अपन लिफ्ट में सफर करते हैं तो लिफ्ट जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करती है तो हमें लगता है कि हमारा वजन थोड़ा अपन भारी हो गए हैं, तो वो भारीपन क्या है, वो भार को डिनोट करता है। जबकि अपन पहले भी 50 किलो के तो अभी भी 50 किलो के ही रहेंगे। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है तो उस अपर डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। यानी कि लिफ्ट तो ऊपर जाना चाहती है पर वो उसको गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींच रहा है, उस वजह से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर मूव करती है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी उसको नीचे की ओर खींचता है, तो वहां पर भार घटा हुआ महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि मैं तीसरी मंजिल से कूद जाऊं, और अगर आप कूदने के लिए मंजिल पर चले भी गए हो, छत पर चले गए हो और आप कूदने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी ने आपको पीछे से पकड़ लिया है, तो वो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है और आप उधर की तरफ जाना चाहते हो या नीचे गिरना चाहते हो, तो आप क्या आसानी से गिर पाओगे? नहीं, क्योंकि पीछे की तरफ आपको किसी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई ना कोई आपको बल लगा करके खींच रहा है। लेकिन सपोज दैट आप वहां पर कूदने के लिए गए और पीछे से कोई एक बंदा आया और आपका धक्का मार दिया, तो क्या आपको कूदने में आसानी, आप नहीं चाहोगे कूदना तब भी आप कूद जाओगे। तो वो सिचुएशन यहां पर होती है जहां पर भार घटा हुआ महसूस होता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट की डोरी टूटी, उसके ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स हटा और वो स्वतंत्र रूप से गिरती है, जिसको भारहीनता की स्थिति कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जब जी की वैल्यू जीरो हो गई है तो एफ ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और एफ अगर ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो इसका मतलब वहां पर भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। और यह भारहीनता की स्थिति अंतरिक्ष में भी होती है, यह भी चीज आपको याद रखनी है। अंतरिक्ष के अंदर अगर किसी भी वस्तु का आप भार मेजर करोगे तो हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। और हर एक ग्रह का अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से या गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से हर एक ग्रह पर भार भी अलग अलग मेजर किया जाता है। जैसा अपन ने देखा कि चंद्रमा और पृथ्वी का रिलेशन निकाल करके यहाँ पर क्वेश्चन देखा, तो वहां पर पता चला कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। लेकिन अंतरिक्ष के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल जीरो होने की वजह से वहां पर भी भारहीनता की स्थिति ही होती है। अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष के अंदर छोड़ दी जाती है तो ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, स्वतंत्र रूप से गति करती रहती है। तो इसका मतलब अंतरिक्ष के अंदर भी क्या है, भारहीनता की सिचुएशन है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आई होगी तीनों कंडीशन की किस प्रकार से भार है वो दिशा और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। और जब ये कोई भी राशि या कोई भी भौतिक राशि दिशा और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है या चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज या उसको सदिश राशि कहते हैं। और अगर कोई भी राशि किसी डायरेक्शन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है तो हम उसको अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब अगर हम आगे बात करिए तो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई मैटर की, और वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी थी, द्रव्यमान। और द्रव्यमान के साथ में हमने द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में एक और एक फिजिकल क्वांटिटीज को देखने की कोशिश की, वो था भार। क्योंकि द्रव्यमान और भार को डेली लाइफ के अंदर एक मान लिया जाता है, पर एक्चुअली द्रव्यमान अलग है और भार अलग है। उन चीजों के जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से द्रव्यमान से भार अलग है या भार से द्रव्यमान अलग है। जो अपने पास सेकेंड प्रॉपर्टीज है वो है आयतन। आयतन या वॉल्यूम किसे कहेंगे? पहली चीज कि किसी भी वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है या जितना स्थान या जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, उस ऑक्यूपाइड जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। पहली चीज, वॉल्यूम क्या है, एक बेसिक फंडामेंटल ऐसा यूनिट है जिसको आधारभूत भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि द्रव्यमान भी एक आधारभूत भौतिक राशि थी, तो वैसे आयतन भी भौतिक राशि है, तापमान भी भौतिक राशि है, ध्वनि तीव्रता भी भौतिक राशि है। तो यानी कि आयतन भी एक भौतिक राशि है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब या लीटर इसकी ऐसा यूनिट होती है। इसके अलावा इसको छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर और भी तोड़ा जा सकता है, जैसे किलोग्राम उसकी ऐसा यूनिट थी, लेकिन किलोग्राम को ग्राम में या मिलीग्राम के अंदर भी
कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वैसे ये मीटर क्यूब है या लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेन अगर हम बात करें कि आयतन की ऐसा यूनिट क्या है तो हम कहेंगे मीटर क्यूब या लीटर। और आयतन क्या है, एक द्रव्य के गुण है। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, तीसरी प्रॉपर्टीज है जड़त्व। देखो ये काफी यूजफुल और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जनरल साइंस के अंदर पूछे जाते हैं। इसको इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व क्या चीज है इसको समझना है, और जड़त्व से रिलेटेड बहुत सारे आपको फैक्ट्स और इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जड़त्व की बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि फिजिक्स के अंदर या भौतिक विज्ञान के अंदर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है न्यूटन, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है न्यूटन को, या भौतिक विज्ञान के पिता की नहीं कहते हैं न्यूटन को, क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंदर न्यूटन का बहुत ज्यादा योगदान है। किस प्रकार से योगदान है वो भी कई बार पूछा जाता है। तो पहली चीज की जो न्यूटन है, इन्होंने गति का नियम दिया, गति के नियम दिए। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए, तो आप कहोगे न्यूटन ने दिए। दूसरी चीज है कि जो न्यूटन है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, पहली चीज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम भी दिए थे इन्होंने, ग्रहों की गति से संबंधित नियम भी दिए इन्होंने। लेकिन यहां पर एक कंट्रोवर्सी है कि अगर ऑप्शन में आपके पास केवल न्यूटन है कि क्वेश्चन ये आ जाए कि ग्रहों से गति या ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए, और अगर ऑप्शन में केवल न्यूटन है तो आपको न्यूटन टिक करना। लेकिन न्यूटन के साथ अगर एक और नाम हो, केपलर, तो फिर आपको क्या टिक करना है, केपलर। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो उसको डिफाइन किया है, जो उसकी व्याख्या की है कि ग्रहों की गति किस प्रकार से होती है या ग्रह है वो कौन सी कक्षा के अंदर गति करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा व्याख्या, सबसे स्पष्ट व्याख्या की थी केपलर ने। इस वजह से गति से संबंध या ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम प्रतिपादित किए वो किसने किए, केपलर ने किए। लेकिन अगर केपलर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको न्यूटन टिक करना है। अब अगर हम बात करें कि न्यूटन थे, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, गति के 3 नियम दिए। 3 नियम कौन कौन से हैं ये भी कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से गति का नियम नहीं है। तो पहला नियम हो जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गति का पहला नियम, जो दूसरा नियम हो उसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, और तीसरा जो नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो जो गति का पहला नियम है, गति का पहला नियम, इस नियम का ही दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसका मतलब यह है कि अगर गति का प्रथम नियम समझ गए तो इसका मतलब जड़त्व की इंफॉर्मेशन भी उसी के अंदर, तो वहां से हम जड़त्व भी समझ में आएगा। तो गति का नियम क्या कहता है, या जो गति का प्रथम नियम है वो कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, और वह तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। जैसे कि अगर किसी टायर को आपने लुढ़का दिया है तो अनंत दूरी तक वो टायर गति करता रहेगा, और तब तक गति करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। लेकिन जनरली अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि किसी भी टायर को अगर लुढ़का देते हैं तो कुछ समय बाद में वो रुक जाता है। वो इसलिए रुकता है ताकि क्योंकि उसके ऊपर घर्षण बल भी कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, और कुछ वायु और वातावरण का अवरोध भी उसको रोकने की कोशिश करता है। इस वजह से कुछ दूरी तय करने के बाद में वो रुक जाता है। तो पहली चीज की जड़त्व का नियम क्या है, तो अब ये बात समझ में आई कि अगर कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और अगर गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है। यानी कि यही गुण किसी भी वस्तु का अपनी अवस्था में बने रहने के गुण को ही क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। गति के पहले नियम से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि बस में सफर कर रहे हैं, चलती बस में सफर कर रहे व्यक्ति या बस में या चलती हुई बस के अंदर अचानक से ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो जड़त्व की वजह से होता है। एक स्थिर बस को अचानक से चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, जड़त्व की वजह से होता है। एक कंबल को लटकाकर डंडे से पीटने पर जो आपके पार्टिकल्स या जिसको आप सोइल पार्टिकल्स कहते हो या धूल के कण हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं, वो किसकी वजह से होता है, जड़त्व की या इनर्शिया की वजह से ही होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी।
कि आयतन, जड़त्व और द्रव्यमान क्या है, और द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में व्यवहार को पढ़ा। ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या है, ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी भी द्रव्य की परिभाषित करने के लिए गुण है। तो कई बार पूछा जाता है कि द्रव्य के कितने गुण होते हैं, तो आप कहोगे 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व। और द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व को हमने डिटेल से पढ़ा, और किस प्रकार से द्रव्यमान भार से अलग है, आयतन क्या है और जड़त्व क्या है। तो ये तो केवल मैटर को डिफाइन करने की, उसकी व्याख्या करने के तरीके थे, या उसके गुणों के आधार पर हमने उसकी व्याख्या की। अब बात करेंगे कि मैटर कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे कि प्रकृति के अंदर कितने प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, उन द्रव्यों के गुण क्या होते हैं, वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।